Good morning, everyone. So we are going to start with a new chapter here, solid state. So basically, we have studied about the in the previous classes we have studied about the three kinds of states are there. Basically, first is solid, liquid, and gases are there. So, but in this chapter we are going to study only about the solid. So let's see some basic things about the solid here. Firstly, solid properties are it is rigid in nature. Rigid in nature, that is it cannot flow. So basically जो चीजें फ्लो नहीं कर सकती है ना, हम लोग बात करते हैं क्या, अगर जो चीजें फ्लो नहीं कर सकती, अगर मैं बोलूं कि लिक्विड और गैस की बात करूं, लिक्विड और गैस में क्या है, लिक्विड और गैस आर फ्लूइड इन नेचर, दे आर फ्लूइड्स। गैसेस और लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। बेसिकली गैसेस और लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं, जो कि फ्लो कर सकते हैं इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट इन केस ऑफ सॉलिड दीज आर रिजिड इन नेचर व्हिच कैन नॉट फ्लो इजीली, है ना। और क्या बोल सकते हैं, बेसिकली इनकी डेफिनेट, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आल्सो। इनकी डेफिनेट शेप इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। बेसिकली क्यों, अगर मैं आपको बात बोलूं कि मैंने एक शुगर का छोटा सा पार्टिकल ले लिया, शुगर पार्टिकल बेसिकली, है ना, दिस इज शुगर पार्टिकल। सो अगर इसको मैं इसी शुगर पार्टिकल को चाहे मैं एक बीकर में डाल दूं, किसी भी बीकर में, या किसी राउंड फ्लास्क में डाल दूं, है ना, या किसी राउंड फ्लास्क में डाल दूं, इसमें या इसमें डाल दूं, बेसिकली जो इसकी शेप है वो तो रिटेन ही रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं होगी। बेसिक बात ये। और वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम भी सेम है, चाहे इसको इधर डाल दूं या इसमें डाल दूं, उसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि यहाँ वो ज्यादा वॉल्यूम शो कर रहा था और यहाँ आके वो इस कंटेनर में आके कम वॉल्यूम शो करने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी सॉलिड की हमेशा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बोथ दोनों रहती, इतनी बात तो ये। अब बेसिक बात करते हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे का, है ना। आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ कि छोटी क्लासेस में क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिकली इसका रीजन होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर मींस व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? इंटर मींस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हियर। एंड क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, इंटर पार्टिकल्स बोलता तो यहाँ पे इन बिटवीन द पार्टिकल्स की बात कर रहा था मैं। अब दूसरा जो इसमें सिनेरियो है वो क्या है, दूसरा केस आता है थर्मल एनर्जी का। बेसिकली थर्मल एनर्जी मींस द एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर, है ना। ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से आती है, टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेसिकली एनर्जी वहां पे उसके पास, पार्टिकल्स के पास जो है बेसिकली ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं कि दो पार्टिकल्स ले लिए मैंने इस तरह से, दो सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करूं, इनके बीच का एक बॉन्ड होगा डेफिनेटली, है ना। पार्टिकल जो है आपस में अट्रैक्ट हो गया, तो बेसिकली उनके बीच में जो बॉन्ड है, अगर थर्मल एनर्जी मैंने ज्यादा दे दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर सॉलिड का, थर्मल एनर्जी ज्यादा दे दी, तो क्या होगा, बेसिकली ये जो पार्टिकल है इधर मूव करने लगा, ये वाला पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा, तो क्या होगा, बीच का बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा रही तो डेफिनेटली क्या होगा, सॉलिड के केस में वो एग्जिस्ट करना कम कर देगा, ज्यादा प्रेफर करेगा वो स्टेट कौन सी, या तो गैस स्टेट या लिक्विड स्टेट। बट दूसरा सिनेरियो क्या है कि थर्मल एनर्जी जो है हमारे पास कम रहनी चाहिए, तो बढ़िया, मतलब थर्मल एनर्जी जो है वो कम रहेगी, सॉलिड के लिए उतना अच्छा है। बट अगर मैं बात करूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, ये डेफिनेटली ज्यादा होते हैं सॉलिड के केस में, है ना। क्योंकि बात क्या है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तभी तो वो पास पास रह पाते हैं, अगर वो कम होता तो वो लिक्विड फॉर्म में रहते, थोड़ा सा दूर रहते, और ज्यादा ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच की, बिल्कुल कम अट्रैक्शन है, तो ज्यादा दूर दूर रहेंगे और इट बिहेव्स लाइक अ गैस। सो बेसिकली दो फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए, क्या वो सॉलिड फॉर्म में रह रहा है नहीं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होने चाहिए, ये हाई रहने चाहिए, और थर्मल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, इट शुड बी लो इन नेचर। अगर मैं बात करूं कि क्या और क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की, जिस तरह से हम बोलते हैं कि दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनकी पोजीशन जो है पार्टिकल्स की फिक्स रहती है, क्योंकि रिजिड फॉर्मेशन है उनकी, तो उसको क्या बोल सकते हैं बेसिकली, उसके
जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है। अगर फिक्स पोजीशन की बात करो तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स होंगे, वहां दो पार्टिकल्स की बात करो, ये चीज एक बड़े पार्टिकल की बात, ये है हमारा एक पार्टिकल है सॉलिड का। अब बेसिकली बात क्या होने वाली है यहाँ पे कि ये अपनी मेन पोजीशन पे जस्ट ऑसिलेट कर पाए। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ये दो सॉलिड के पार्टिकल्स है तो क्या होगा आपस में, तो हल्का सा इधर या हल्का सा इधर, बस इस तरह से ना ऊपर नीचे मूव करेगा। जनरली क्या जनरली वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। ये हल्का सा अपनी मेन पोजीशन पे एक फिक्स पोजीशन अपने ले ली कि हाँ इससे ही इधर जाएगा, इससे ही इधर आएगा। तो बेसिकली या तो ये थोड़ा सा होके इस तरह से ये बन सकता है, या थोड़ा सा इधर मूव करके बेसिकली इतनी पोजीशन तक जा सकता है। तो या तो यहां से इस सेंटर में यहां से थोड़ा सा इधर चला गया, या यहां से थोड़ा सा इधर चला गया। तो अपनी मेन पोजीशन पे जस्ट ऑसिलेट करता है। इसको क्या बोल सकते हैं, ये ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन शो करता है। कौन सा टाइप के मोशन शो होते हैं इसमें, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी बेसिकली, है ना। तो क्योंकि मेन पोजीशन पे अपने जस्ट वो इधर उधर ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट एट देयर मेन पोजीशन ओनली। दूसरा और क्या है इसमें, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, बेसिकली दीज हैविंग हाई डेंसिटी क्यों, है ना। हाई डेंसिटी मतलब क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि एक फिक्स पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसने कितना मास अपना ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। कि अगर मैं बोलूं अगर मैं एक ही क्या करूं, वो जो डेंसिटी जो है ना क्या डिफाइन होती है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है उसका। सो एक छोटे से चौक की बात करता हूँ, ये काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है ना, सॉलिड का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है। तो क्या बोलूंगा एक पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम में इतना में ही इसका मास ना काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड है इसकी। अगर मैं इतना ही कैप्सूल ले लूं थोड़ी सी ऐसी, उसमें पानी भर दूं, बट उसको वे करके देख लेना आप लोग, उसमें जो उसका मास है वो काफी कम हो जाएगा। और दोबारा अगर इसी पर्टिकुलर छोटी सी कैप्सूल में मैं गैस फिल कर दूंगा, तो बेसिकली क्या होगा, गैस फिल करने से जो उसका मास, वो गैस थोड़ी सी भी फिल करोगे तो पूरे कैप्सूल में वो सराउंड हो जाएगी, अपने आप को पूरे कैप्सूल में सराउंड कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, उसका मास काफी कम यूज होगा उसमें। सो बेसिकली डेंसिटी जो है सॉलिड की सबसे हाई रहती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना, इतने से वॉल्यूम में पास पार्टिकल आ जाएंगे। तो इतनी से वॉल्यूम में अगर मान लो सॉलिड के 4 पार्टिकल आते हैं तो लिक्विड के 3 आएंगे, गैस के 2, इस तरह से, क्योंकि वो अपने पास स्पेस इतना रखते हैं गैस के पार्टिकल्स की आपस में दूर दूर फैल जाएंगे। बेसिकली बात ये थी। और एक लास्ट रहता है कि इनकम्प्रेसिबल नेचर, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी इनकम्प्रेसिबल नेचर। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो इजीली कंप्रेस ना हो सकता है। अगर मैं बोलूं इस चौक पे दबा के फोर्स लगा दो, जितना मर्जी फोर्स लगा दो, ये कंप्रेस नहीं होने वाले इतनी जल्दी, है ना। क्योंकि पार्टिकल्स जो है इतने पास पहले से ही पड़े हैं, और कितना उनको पास ले जाओगे, बिल्कुल आपस में थोड़ी चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, बट लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर है ना। थोड़ा सा कंप्रेसिबल नेचर होता है लिक्विड में, बट गैस में बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल नेचर होता है। गैस में आप उसको कंप्रेस कर सकते जितना मर्जी था, है ना, बट एक लिमिट होगी। मतलब पार्टिकल्स अगर इतनी पास आ गए तो उसके बाद फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकते। बट सॉलिड पहले से ही पार्टिकल्स अगर पास है उसके, तो कैसे कंप्रेस कर पाओगे उसको बेसिकली। सो दीज आर इनकम्प्रेसिबल नेचर। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज थी कुछ सॉलिड से रिलेटेड। So now basically let's talk about the difference between the two types of solid we are going to study here. One is crystalline and other is amorphous solid. So basically इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो इनकी अरेंजमेंट पे बेस होता है। अगर अरेंजमेंट इनकी सेम होगी तो सारा प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। सो बेसिकली अरेंजमेंट की बात करेंगे सबसे पहले कि क्या डिफरेंस आता है अरेंजमेंट। सबसे पहले बात करेंगे इसका अरेंजमेंट हैविंग डेफिनेट पैटर्न्स, है ना। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें पैटर्न जो है इनके पार्टिकल्स के वो डेफिनेट होने वाला है। ऐसा नहीं कि भैया यूं है कि 4 अच्छे से अलाइंड हुए उसके बाद फिर रफली स्ट्रक्चर आ गया फिर ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलाइन में बेसिकली अच्छी अरेंजमेंट होती है उनके 3D स्पेस को लेकर, और इसी वजह से इनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहने वाला है। ऐसा नहीं कि भैया कि बस छोटे से थोड़ा सा रेंज तक ही अपने पार्टिकल्स को जो है कंटिन्यूस रखते हैं या अच्छे वे में रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं। काफी लंबी रेंज होती है इनकी। बट कंपेरेटिवली अगर इसकी बात करूं अमोर्फस की, अमोर्फस में क्या हो,
इसमें कोई अरेंजमेंट हैविंग नो डेफिनेट पैटर्न्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता इस तरह का। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हो भी जाए, अगर बेसिकली हो भी जाए, थोड़ा सा अरेंजमेंट होगा, हो भी जाए, तो वो बहुत ही शॉर्ट रेंज रहने वाला है, बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब छोटी सी रेंज में ही बात करूं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहने वाले इसके। थोड़ी सी रेंज में जाके वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, डेफिनेट अरेंजमेंट में रहेगा, उसके बाद फिर से वो अपना जो है डिसऑर्डर टाइप अरेंजमेंट शो करने लगेगा। फिर से अगर बात करूं, जैसे अगर ये अरेंजमेंट होता है इस तरह का, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट होने वाला, मतलब एक कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट है इस टाइप का, सिमेट्रिकल टाइप बन रहा है कि हाँ ये भी इस तरह से अरेंज है, ये भी इस तरह से, ये भी, और आगे फर्दर भी इसी तरह अरेंज होने वाले हैं। ये 2D स्ट्रक्चर है क्वार्ट्ज का, 2D स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, 2D स्ट्रक्चर है क्वार्ट्ज का, मतलब सिंपली अरेंज होगा अपने। बट अगर इसकी बात करूं, जो कि अगर ग्लास की बात करूं, क्वार्ट्ज ग्लास जो होगा ना, वो एक अमोर्फस टाइप का एग्जांपल है। वो क्वार्ट्ज ग्लास उसकी अरेंजमेंट इस तरह से नहीं होगा। अगर मान लो अरेंज हो भी गई एक बारी को, ये अरेंज हो भी गई, तो इस तरह से बेसिकली क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए वो अरेंज होंगे एक बार के लिए, है ना, इतना सा ऑर्डर, बस शॉर्ट रेंज के लिए वो एक दूसरे के साथ अरेंज हुए। बट बाद में क्या है, इतने सारी चीज में वो डिसऑर्डरनेस फिर से शो करने लग गया बेसिकली। सो मैं कह सकता हूँ कि काफी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इसका, कि अगर अरेंज हुए भी डेफिनेट पैटर्न में, अगर चले भी इस तरह से पैटर्न अगर बन रहा है, तो थोड़ा सा अरेंज हो, उसके बाद फिर से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगा। बट यहाँ पे क्या, बेसिकली जितना भी आप जाओगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स तक, ये अरेंजमेंट इसी तरह से डेफिनेट बनी रहेगी, इसी तरह से पैटर्न बना रहेगा। या एक तो ये इसमें बोल सकते हैं, दूसरा से क्या बोलने का, अगर मैं बोलूं आपको कि ये मैंने पार्टिकल्स बना रहा हूँ सॉलिड के, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। मान लो हम NaCl स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे NaCl है एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो NaCl की बात कर रहे हैं, मान लो एक Na है तो दूसरा Cl होगा, फिर Na फिर Cl, इस तरह से अरेंज है मान लो। तो बेसिकली क्या होगा, उसके नीचे फिर से Cl आ गया, मान लो ये हमने मान लिया ये Cl है और ये Na सोडियम, Na पॉजिटिव Cl है। उसके बाद क्या होगा, इसमें फिर नीचे इसके Na आ गया, फिर Cl, फिर Cl के नीचे Na, फिर Na के नीचे Cl, फिर Cl के नीचे Na और Na के नीचे, इस तरह से मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट चलता जाएगा इनका। इस तरह से यहाँ भी, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में चले जाना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा इनके पार्टिकल्स का, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से बना हुआ। बट अगर इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, इसके मॉलिक्यूल्स अगर बनाता हूँ, इस तरह से बनेंगे। इसके मानो एक बार अरेंज हुए इस तरह से, है ना, ये तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बेसिकली, है ना, कि इधर से इधर जाओगे तो ये Na मिला, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na मिला चाहिए था मगर फिर से Cl मिलने लग गया। इस तरह से कोई फिक्स अरेंजमेंट में नहीं रहते वो बेसिकली, है ना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाते हो तो एक बार ले सकते हो।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये फिक्स अरेंजमेंट है बेसिकली, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, देखो जैसे इधर जाने में क्या हो रहा है, NaCl 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 इस तरह से। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, देखो Na फिर Cl फिर Na फिर नीचे Cl मिलेगा, फिर फर्दर Na, इस तरह से कंटिन्यूटी में वो चलता आ जाएगा, रुकने नहीं वाला। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो Na मिला फिर Cl फिर Na फिर नीचे क्या अपना Cl मिले, फिर दोबारा Cl फिर दोबारा Na, इस तरह से वो चीजें डिस्टर्ब होती चली जाएगी। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट जो है काफी सिस्टमैटिक है, फिक्स अरेंजमेंट है एक टाइप का, बोल सकता हूँ। इसी वजह से ये अरेंजमेंट के बेसिस पे ही मेन जो डिफरेंस आता है इनमें, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे ही आता है। तो बेसिकली आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, यहाँ इसका अरेंजमेंट किस तरह का, उसका अरेंजमेंट किस तरह का। सेकंड पॉइंट है, तो बेसिकली सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट किस तरह का होता है, जो है देखो बेसिकली दोनों सॉलिड है। अगर बात करें हाई लो का कंपेरेटिव करें, तो ऐसा नहीं है कि इसका थोड़ा सा हाई रहेगा, इसका थोड़ा सा लो रहेगा, बेसिकली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की बात होती है। बट दोनों का अल्टीमेटली क्या है, दोनों सॉलिड फॉर्मेशन में तो इनका लिक्विड और गैस है डेफिनेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट रहने वाला है, एक बात तो ये है। बट अगर मैं बात करूं कि किसका शार्प है और किसका एक लॉन्ग रेंज में आता है, बात करूं इसका क्रिस्टलाइन का जो है काफी शार्प मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, काफी शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि शार्प इसकी एक फिक्स अरेंजमेंट हो गई। फिक्स अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग जो है काफी स्ट्रॉन्ग होगा उनके बीच में, है ना। तो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो मेल्ट होने लग जाएगी। मैं बोलूं कि अगर एग्जांपल कुछ भी ले लो, मान लो 300 डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने किसी भी एक स्ट्रक्चर का, तो डेफिनेटली वो 300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि भैया 288 आते ही 298 आते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। या 303 पे जाके मेल्ट होगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। उसका फिक्स है तो इतने पे ही जाके मेल्ट होगा। बट इसकी बात करूं अमोर्फस की, क्योंकि अमोर्फस में हमें नहीं पता कि कब कितनी अरेंजमेंट किस हिसाब से हो रही है। मतलब किसी स्ट्रक्चर में अमोर्फस क्या हो, अच्छी अरेंजमेंट निकल गई, किसी में क्या हुआ अच्छी निकली फिर थोड़ी सी बेकार निकली, किसी में डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता कभी भी, यहाँ पे हमेशा एक रेंज आती है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज देयर, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आता है बेसिकली इसमें। सो अगर मान लो ऐसे एग्जांपल ले लूं मैं इस तरह का, मान लो रेंज होगा, मान लो इस तरह का, यहाँ पे 300 डिग्री तक इसका रेंज जाने वाला है लगभग 298 से मान लो 305 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से जस्ट एन एग्जांपल ले रहे हो कि इतनी रेंज में वो अपने आप को कवर अप करता है कि इतना मेल्टिंग पॉइंट उसका किसी भी 298 भी जा सकता है, 305 भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है वो सॉलिड टू सॉलिड कि हाँ अगर अभी उसकी अरेंजमेंट फिक्स है, अभी उसकी अरेंजमेंट थोड़ी ठीक है, अभी उसकी अरेंजमेंट थोड़ी अच्छी होगी, तो इसलिए रेंज का फर्क आता है। और दूसरी बात इसमें और क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर मैं बात करूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब लेटेंट हीट तो होती है, तो बेसिकली काम आती है किसी भी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, है ना। लेटेंट हीट वो हम जो हीट देते हैं उसके फिजिकल स्टेट को जो चेंज करेगी सिर्फ, है ना, और सिस्टम का टेम्परेचर ना बढ़ाए। सबसे बड़ी बात होती है लेटेंट हीट कभी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अगर मैं बोलूं कि पानी को, अगर आइस को सॉरी मेल्ट करना हो मैंने, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन की बात हो रही है कि मैंने आइस को मेल्ट करना हो, मान लो आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री अगर मान लो आइस पड़ी है अभी -20 डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आइस को लिया, उसको नीचे बीकर में रखा, गर्म होने रखा और ऊपर थर्मोमीटर लगा दिया। हीट होते होते वो एक बार को -15 डिग्री पे आएगा, -10 पे आएगा, -5 एंड देन 0 पे अप्रोच करेगा। मान 0 डिग्री पे अप्रोच करने के बाद उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होने वाली है ना। 0 डिग्री पे अप्रोच होते ही मेल्टिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होने वाली, है ना। 0 डिग्री पे अप्रोच हुई, मेल्टिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या होगा, जितनी भी हीट आप लोग दोगे उससे टेम्परेचर राइज नहीं होने वाला सिस्टम का, 0 डिग्री ही मेंटेन रहेगा। क्यों, क्योंकि जितनी हीट उसके बाद आप दोगे वो काम आएगी उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करने में। सो बेसिकली यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है, यहाँ पे बात करें फ्यूजन मींस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। दोनों टाइप की सॉलिड है हमारे पास यहाँ पे। सो अब दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे डेफिनेट नहीं होने वाली। जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट इनका रेंज में है, इस तरह इनका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट वैल्यू नहीं देगा बिल्कुल भी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेट वैल्यू आने वाली, डेफिनेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होने वाली। सो बेसिकली ये
सेकंड पॉइंट था आपका मेन डिफरेंस का किस किस के बीच का, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन का। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट है क्लीवेज विद अ नाइफ, कि अगर एक नाइफ के साथ, एक शार्प नाइफ के साथ इसको मैंने कट किया सॉलिड को, डेफिनेटली क्या मुझे वो क्लीवेज जो है वो शार्प मिलने वाली है, मतलब एकदम क्लीन क्लीवेज मिलेगी या रफली स्ट्रक्चर आने वाला है। अगर मैं आपको बात करूं कि अब डेफिनेटली चोक का एग्जांपल लेते हैं। चोक इन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड है ना, अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल, इसका फिक्स वो नहीं है स्ट्रक्चर जो है, डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती। तो जब भी आप चोक को एक नाइफ से काट के देख रहे हैं, डेफिनेटली वो अरेंज जो है वो क्लीन नहीं देगा, बिल्कुल बिल्कुल साफ नहीं, बिल्कुल चपटा जो सरफेस होता है ना क्लीन एकदम, जिसपे कोई स्मूथनेस होती है, वो वाला नहीं मिलने वाला। उसमें डेफिनेटली खुरदरापन या थोड़ा सा अनबैलेंस सरफेस रहेगा डेफिनेटली। तो अमोर्फस में जो है वो क्लीवेज के बाद जो है थोड़ा सा रफ सरफेस प्रोवाइड होता है हमें, रफ या अनबैलेंस टाइप सरफेस। रफ सरफेस, बट यहाँ पे जो है वो एकदम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है हमको, स्मूथ सरफेस, बिल्कुल ही बिल्कुल स्मूथ सरफेस प्रोवाइडेड हियर, बट हियर आफ्टर कटिंग द, अगर मैं बात चोक की बात करूं, कोई भी चीज मान लो अमोर्फस सॉलिड है, उसको मैं अगर कट करना चाहूं, मान लो यहां से कट करूंगा, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, कट करने के बाद ऐसा नहीं बनने वाला, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। इस तरह से ये बनेगा ना, जब कुछ ना कुछ अनबन उसमें रहेगी, और थोड़ा सा जो पीस हमने काटा इस तरह का, वो भी डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा खुरदरापन आएगा। बट अगर इसकी बात करो, ये अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक दिस, एकदम शार्प सरफेस देगा, एकदम क्लीन सरफेस। इसलिए क्लीवेज जो है इनकी, क्योंकि फिक्स अरेंजमेंट है, जहां से मर्जी काट लो वैसा ही दिखने वाला है ना, बट यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट जो है अनबन सी है, अटपट सी है, तो इसलिए क्या होता है क्लीवेज के बाद जो है सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं रहता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपी क्या होता है, बेसिकली दीस स्ट्रक्चर आर नोन एज एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। बेसिकली आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, है ना, आइसो मीन्स सेम, मतलब क्या है कि कोई एक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, वो अगर हर डायरेक्शन में सेम वैल्यू देगी अपनी, तो डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम आइसोट्रोपी। और ऐसे सॉलिड जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसमें क्या है, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है कि सेम रहने वाली है। बट अगर इसकी बात करूं, यहां पे क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। हर एक डायरेक्शन में जब अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाओगे तो उनकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली डिफरेंट होने वाली। जैसे किस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आप, यहाँ जनरली बात करें प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, क्या होता है वो, स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आई थिंक स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय इन द मीडियम, है ना। क्योंकि अब इसकी बात करता हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कोई चीज, है ना, इस डायरेक्शन में इधर से जा रहा हूँ, तो मुझे जो चीज मिल रही है वो क्या पैटर्न मिल रहा है, NaCl इस तरह से। बट अगर मैंने कोई चीज मान ली इस डायरेक्शन स्टार्ट कर दी, इससे फिर क्या होने वाला है ना, इधर से स्टार्ट करूंगा तो मान लो मुझे क्या मिलेगा, इधर से तो सिर्फ Cl मिल रहा है। तो बेसिकली बात क्या है, बेसिकली कहने की बात क्या है कि क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज कर दी तब मैंने, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स का जो पैटर्न मिल रहा था क्या था, NaCl इस तरह से, बट यहाँ इधर से अगर मूव करने वाला तो क्या मिला, Cl इस तरह से। मतलब अगर कोई चीज अरेंज होती है ना स्पेसिफिकली, तो हम इजी उसको ढूंढ पाते हैं। अगर मेरे को Na और Cl की बात करूं, मुझे एक रूम में NaCl को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, है ना, मुझे और अच्छे से ऑर्डरली बिठा दी कि इधर साइड जो है वो Na बैठेंगे, इधर साइड जो है Cl बैठने वाले। तो अगर मैं ढूंढना चाहूं तो Na को अलग से, Cl को अलग से नहीं ढूंढ सकता, इजिली ढूंढ पाऊंगा। बट अगर मैं बात करूं कि मैंने रैंडमली अरेंज कर दिया सारा कुछ,
कि इधर NaC, इधर भी NaCl इकट्ठे बैठे, इधर भी NaCl इकट्ठे बैठे, तो बेसिकली मैं Na ढूंढने जाऊंगा तो मेरे को कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कहीं भी जाऊंगा ना हर जगह मेरे को मिल जाएगी वो चीज, है ना। किसी डायरेक्शन में चले जाना आप लोग, मुझे वो चीज इजिली प्रोवाइडेड हो जाएगी अगर मुझे रैंडमली हर चीज इधर उधर फैली हुई है। मतलब खिचड़ी सी बनी हुई है यहाँ, कहने की बात है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज का है, तो बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ वैसे सेम टाइप के पार्टिकल्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर वही डायरेक्शन में जाने की बात करूँ, क्या NaCl मिल रहे हैं इधर, है ना, दोनों मिल रहे हैं। इधर इस डायरेक्शन में बात करूँ, क्या इस डायरेक्शन की बात करूँ तो मान लो इसमें क्या है Na फिर Cl भी तो मिल गया, फिर दोबारा Cl मिल गया, तो मतलब क्या है कि बेसिकली हर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो उसी टाइप के एलिमेंट्स आपको वहां पे मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। बट यहाँ बात करूँ, यहाँ पर उस टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलने वाले, तो बेसिकली इसी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनका डिफरेंट आने वाला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हो सकती है यहाँ पे। सो इन्हीं चीजों को बेसिकली हम बोलते हैं कि ये एनाइसोट्रोपिक नेचर है और ये आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब सेम थिंग आएगी, जितनी भी जिस भी डायरेक्शन में चले जाना आप सेम थिंग मिलेगी आपको, ऐसा कोई नहीं कि अलग मिलने वाला। सो क्यों अलग, क्यों सेम मिला, क्योंकि हर जगह एक जैसी चीजें मिल रही है। मैं खुद समझता हूँ, पता नहीं क्या चीजें कहाँ पे क्या क्या, हर जगह एक जैसी चीजें, है ना। काई काई जमी पड़ी है, अलगी जमी पड़ी है पूरे तालाब में, तो क्या होगा, इधर इधर कुछ है ना, इधर क्या था, इधर कुछ काई जमी थी, इधर कुछ तालाब भी था साफ, इधर क्या है सारा तालाब और काई एक साथ, पूरे तालाब पे काई जमी है। उसका मतलब क्या होगा, कहीं से भी हाथ डाल लो काई और पानी दोनों आपको मिले। बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ एक जगह काई मिल रही है अलग से, तो दूसरी जगह पानी मिल रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट चीजें मिलती है यहाँ। उसके अरेंजमेंट भी बेस है सारा कुछ, अगर अरेंजमेंट ही सेम हो जाती डेफिनेटली सॉलिड्स दोनों सेम हो जाते, डिफर करता मेन चीज इज अरेंजमेंट है। सो ये प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली लास्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कूलिंग कर्व्स, जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी वो, या इसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रू सॉलिड्स की बात करते हैं यहाँ पे। जो अमोर्फस टाइप के सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स बोले जाते हैं, और ये सूडो सॉलिड्स बोले जाते हैं। सूडो मीन्स होता है फेक, है ना, सूडो मीन्स फेक, नकली, मतलब नकली टाइप के सॉलिड आप बोल सकते हो, बेसिकली फेक टाइप के सॉलिड होते हैं, या फॉल्स भी बोल सकते हो, है ना, फॉल्स सॉलिड्स, है ना। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स मतलब क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब अगर मैं बोलूं कि ग्लास की बात करूं, ग्लास इज एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। सो ग्लास में ऐसा क्या होता है, ग्लास में ऐसा क्या होता है कि आप लोग देखते हो, ये प्रैक्टिकल काफी प्रैक्टिकली चीज है ये, कि काफी इयर्स के बाद क्या होगा कि मतलब लगा लो 7-8 साल 9 साल 10 साल पुराना कोई घर है, उसमें क्या होगा, बेसिकली जो खिड़कियां लगी होती है ग्लास की, उसकी वजह उसमें क्या होता है, जो ग्लास का जो थिकनेस है ना, अगर ये मान लो ग्लास है, ये शुरू में ऐसा था, बट आखिरी में क्या होता है, जाते जाते ना इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे वो इंक्रीज होती रहती है। 3D में नहीं बना सकता मैं, जनरली आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ थिकनेस जो है नीचे इंक्रीज होती चली जाती है। ये थिकनेस जो है नीचे वाली जो थिकनेस है वो बढ़ चुकी है कहीं ना कहीं, नीचे से ग्लास मोटा होता चला जा रहा है, बट ऊपर ग्लास अभी स्टिल और पतला हो जाएगा। ऐसे रीजन क्या है, रीजन बीइंग क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्योंकि इजीली फ्लो कर सकता है ना, थोड़ा इजीली नहीं कर सकता, मतलब कि लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करता, पर डेफिनेटली फ्लो कर सकता है काफी इयर्स का। क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह एकदम से गर्मी पड़ती है ना, शाम को सारी रात को ठंडा रहता है, सुबह गर्म होकर हल्का सा पिघलेगा, हल्का हल्का नीचे आएगा, तो काफी इयर्स लगते हैं इसको ऐसा करने में, कि जो ऊपर की क्वालिटी है वो लो होती चली नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा, है ना, नीचे की तरफ फ्लो करता चला जाएगा। तो इसलिए ग्लास जो है ना उसका फ्लोइंग नेचर होता है, बट काफी इयर्स के बाद ऐसी चीज पॉसिबल होती है। सो थिकनिंग ऑफ ग्लास जो है ना, नीचे थिक हो जाता है ग्लास, उसका रीजन यही है बेसिकली, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि सुपर कूल्ड लिक्विड टाइप ऑफ फॉर्म है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि एक और चीज में क्या है, एक चीज आती है मिल्कीनेस, एक चीज होती है मिल्कीनेस। मिल्कीनेस मतलब क्या, मिल्कीनेस तब आती है जब अमोर्फस solid contains क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म कुछ कंटेन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ अमोर्फस सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म कंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलेट्स ना। बेसिकली उस पार्ट को बोला जाता है क्रिस्टलेट्स, जो अमोर्फस का पार्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म कंटेन करता है, थोड़ी इसको बोलते हैं क्रिस्टलेट्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर अमोर्फस सॉलिड में थोड़ा सा क्रिस्टलाइन नेचर होगा तो क्या होगा, ग्लास जो है ना मिल्की सा फॉर्म लेने लगेगा, मतलब व्हाइटिश कलर का। क्यों व्हाइटिश कलर आता है, क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से। तो बेसिकली क्या होगा कि सुबह गर्म है, धूप की वजह से रात को ठंडा होता है, तो नीचे जब जमने लगता है ना तो
थोड़ी सी फॉर्म उसकी क्रिस्टलाइन में चेंज होने लगती है, हल्की हल्की, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, वो मिल्कीनेस शो करने लगता है। सो दो चीजें, दो क्वेश्चन कंसेप्शन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो व्हाई ग्लास आर थिकर इन नेचर एट द बॉटम, एंड व्हाई द ग्लास विल शो द मिल्कीनेस नेचर इन देम, है ना। ये दो टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लगभग सेम ही रीजन है दोनों के पीछे का क्या, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिकली सूडो सॉलिड, बट ये जो है ट्रू सॉलिड्स होते हैं नेचर के। दूसरी बात अगर करूँ कि कूलिंग कर्व की, जब इनको ठंडा किया था, अगर मोल्टन स्टेट में पड़े, ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, शुरू में क्या है, टेम्परेचर जो है एकदम से इसका फॉल करेगा, उसके बाद ये फिर से सेटल डाउन होगा, ये सोलिडिफिकेशन आएगा, कब इसका सोलिडिफिकेशन आएगा, और उसके बाद बेसिकली क्या होगा, नीचे डाउन में जाते जाते फिर से सॉलिड फॉर्म अल्टीमेटली बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिक्विड था, फिर थोड़ा सा फेज चेंज में उसको टाइम लगा, है ना, फेज चेंज आएगा यहाँ पे इस तरह का। उसके बाद फिर वो सोलिडिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से सोलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई, यहाँ तक सोलिडिफिकेशन चली, उसके बाद जितना भी बचेगा वो सारा का सारा सॉलिड ही है, सारा सॉलिड है यहाँ पे। बट अगर उस अमोर्फस की बात करो, अमोर्फस में काफी स्मूथ टाइप का ग्राफ आता है यहाँ पे, है ना। यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सॉरी, टेम्परेचर जो है ये और ये टाइम हो गया, यहाँ पे काफी स्मूथ तरह का ग्राफ आता है इस तरह का, और काफी स्मूथ रहता है, क्योंकि क्या होता है, एक बार यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे लिक्विड से, यहाँ मोल्टन स्टेट है, ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, या उसको बोल सकते हो कि मोल्टन स्टेट, मतलब पिघली हुई, है ना, लिक्विड फॉर्म या मोल्टन स्टेट। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है और अल्टीमेटली सॉलिड फॉर्म बन के सॉलिड ही रहता है। बट यहाँ पे क्या इस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। सो याद रखना, आपको अगर पूछा है कि फेस चेंज ग्राफ किसमें पॉसिबल है, वो होएगा ट्रू सॉलिड के केस में, क्रिस्टलाइन के केस में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ फेस चेंज नहीं होता, यहाँ पे सिंपल एक सीधी कर्व बनती। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस थे किस किस के बीच के, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। This is all for today. In the next class, we are going to study about some uses of amorphous solids and some basic examples of them.